हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र जो कि सेकंड सेमेस्टर से हम पूरे बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो कवर करा रहे हैं। तो आज का वीडियो लास्ट है क्योंकि पूरे 300 क्वेश्चन जो है आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन 100 करके हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो जाके सीधे प्ले लिस्ट से आप जाके देख लीजिएगा। और 300 प्रश्न जो है या आप 300 प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका जो बहुविकल्पी है वो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। फिर से आपको अलग से वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो चलिए, जैसे पहला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। लगभग इन्हीं से मिलते जुलते परिवारों को संसार के अन्य भागों में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? विस्तृत परिवार। प्रश्न दूसरा आता है कि निम्न में से किसका कथन है कि आधुनिक परिवार संतान संतान केंद्रित होता जा रहा है। निम्न में से किसका कथन है कि आधुनिक परिवार जो है वो संतान केंद्रित होता जा रहा है? तो ये कह रहे हैं माउरर। ठीक है, माउरर का ये कथन है। प्रश्न 3 पे आते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है? ये है वेस्टरमार्क। ठीक है, सारे क्वेश्चन ध्यान से आप देखते जाइएगा। प्रश्न 4 है कि किसने कहा है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। तो ये कौन कह ये का किसने कहा है? किसने कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें कि जो मनुष्य है वो पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। तो ये क्या है? मेलिनोस्की। प्रश्न 5 है कि अंग्रेजी शब्द फैमिली का उद्गम फैमिलियस शब्द से हुआ है जो कि संबंधित है। अंग्रेजी शब्द जो है वो फैमिली का उद्गम फैमिलियस शब्द से हुआ है। ये किससे संबंधित है? तो ये लैटिन भाषा से। जो फैमिली शब्द है ये फैमिलियस लैटिन भाषा के शब्द से ही बना हुआ है। प्रश्न 6 है कि किसने कहा है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है, मतलब वह शिशु जो है वो घर है। तो ये किसने कहा है? सिडनी ई गोल्डस्टेन ने कहा है। प्रश्न 7 है कि निम्न में से कौन परिवार का शारीरिक कार्य नहीं माना जाता है? तो ये है यौन छाव की पूर्ति करना, यौन छाव के पूर्ति करना। प्रश्न 8 पे आते हैं कि जिस परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रीतवंशीय परिवार। ठीक है, प्रीतवंशीय परिवार उसको कहते हैं जिस परिवार में जो वंश जो है वो परंपरा पिता के नाम से चलती आ रही है, उसको कहेंगे प्रीतवंशीय परिवार। प्रश्न 9 है कि जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवारों का उल्लेख निम्न में से किस विद्वान ने किया है? तो ये किए हैं लूसी मेयर। प्रश्न 10 है कि किसने कहा है कि पिछली अर्ध शताब्दी से में परिवार में जो तीव्र परिवर्तन हुए हैं और यह अब भी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये कौन कहे हैं? ये कहे हैं कोएनिंग। प्रश्न 11 है कि कृषक समाज एक बड़े स्तरीकृत समाज का वो उपज समाज है जो या तो पूर्व औद्योगिकी या असंत औद्योगिकी है। उक्त परिभाषा किसकी है? तो यह है ई नार्वेक का। उसके बाद 12 है कि कृषक वो छोटे उत्पादन करता है जो केवल अपने उपभोग के लिए, मतलब अपने खाने के लिए वो उत्पादन करते हैं। तो यह प्रस्तुत कथन किस समाज शास्त्री का है? तो यह है रेडफील्ड का। प्रश्न 13 है कि पिजेट्स एंड पिजेट्स सोसाइटीज़ के लेखक जो हैं ये हैं थियोडोर सनीन। प्रश्न 14 है कि कृषक समाज की अवधारणा किसको विकसित करने का श्रेय किस समाजशास्त्री को है? तो ये है रॉबर्ट रेडफील्ड को है। ठीक है, प्रश्न 16 पे आते हैं कि 15 पे आते हैं कि सेनिन के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषक समाज की विशेषता है? तो इसमें परंपरागत कृषि, संस्कृति, निम्न आर्थिक स्थिति, भूमि आजीविका का प्रमुख साधन, ये जो तीनों ही है ये क्या है? सेनन के अनुसार कौन ये कृषक समाज की विशेषता है? तो परंपरागत संस्कृति और निम्न आर्थिक स्थिति और भूमि आजीविका का प्रमुख साधन। ठीक है, अब प्रश्न 16 पे आते हैं कि आंद्रे बेतेई ने कृषि की क्या विशेषता बताई है? तो वो कह रहे हैं कि भूमि से जुड़ा होता है, कृषि की निम्न स्थिति, श्रमिक के समान। प्रश्न 17 है कि सही अर्थों में जो कृषक है उसी परिवार को कहा जा सकता है जिसके सभी सक्रिय सदस्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो खेत में काम करने जाते हैं। ठीक है, मतलब जो सही अर्थों में कृषक वो परिवार है जिस परिवार में जो स्त्री पुरुष दोनों है
वो खेतों में काम करने जाते हैं। तो ये परिभाषा किस समाजशास्त्री का है? तो ये है आंद्रे बेटे। प्रश्न 18 है कि 6 ऐसे इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के लेखक जो है ये है आंद्रे बेटे। प्रश्न 19 है कि कृषक समाज की कौन सी विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई? तो इसमें से सभी यानी कि कृषक समाज तुलनात्मक रूप से एक समरूप समाज है। और बी ये कह रहा है कि आजीविका का मुख्य साधन भूमि पर नियंत्रण रखना और भूमि को जोतना है। सी कह रहा है कि कृषक समाज एक अ, अभेदीकृत और अस्कृत समुदाय है। तो ये तीनों जो है ये सही है। कृषक समाज की रॉबर्ट रेडफील्ड जो है ये इनका तीनों ये मत है। प्रश्न 20 है कि पीजेट सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो ये है रॉबर्ट रेडफील्ड। प्रश्न 21 है कि पिछड़े वर्गों में वो जातियां आती हैं जो कि अनुसूचित जातियों से है। तो वो है उच्च, मतलब जो पिछड़े वर्ग में वो जाति आती है जो अनुसूचित में जातियों से है तो है उच्च। प्रश्न 22 है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1993 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1993 में केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न 23 पे आते हैं कि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने निम्न में से किसकी स्थापना की है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। प्रश्न 24 है कि मंडल आयोग द्वारा नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया 27%। ठीक है, कितना? तो 27%। प्रश्न 25 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है, बेगार प्रथा को समाप्त करता है अनुच्छेद 21 के द्वारा। प्रश्न 26 है कि पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई? तो बिहार में हुई है। प्रश्न 27 है कि मंडल आयोग की सिफारिशें निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पूरा की है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। प्रश्न 28 है कि बंधुआश्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1976 में। प्रश्न 29 है कि पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1917 से 18 में। ठीक है, पिछड़े वर्ग जो है ये लागू किया गया कब? 1917 और 18 में। इस पे हमने जो है पिछड़ा वर्ग जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न है, ये इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। उसको आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। वो पिछड़े वर्ग जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो सन 1900 लेकर 18 ईस्वी के बीच में हुआ था। प्रश्न 30 है कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की गई सन 1950 ईस्वी में। प्रश्न 31 है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किसे पिछड़े वर्गों के निर्धारण का आधार माना गया है? तो सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को माना गया है। प्रश्न 32 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई जो कि 1948 में। ठीक है, सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का संबंधी जो सुविधा है वो उत्तर प्रदेश में हुई जो कि 1948 ईस्वी में। प्रश्न 33 है कि भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, उसे भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग माना गया है। प्रश्न 34 है कि मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की तब देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे। ठीक है, इंदिरा गांधी। उसके बाद 35 है कि काका कलेलकर जो है आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण करने की किस कसौटी का सुझाव दिया? तो ये जाति संतरीकरण में जो निम्न सामाजिक स्थिति है और राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक प्रगति का अभाव, ये तीनों ही जो है ये काका कलेकर आयोग पिछड़ेपन का ये निर्धारण करने की कसौटी का सुझाव दिया। प्रश्न 36 है कि उत्तर प्रदेश ने आरक्षण की 27% व्यवस्था जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए कब कर दी? तो ये दिसंबर 1993 में लागू कर दी। प्रश्न 37 है कि उत्तर प्रदेश में सन 1970 में किस जिले में भूमि हथियाओं आंदोलन हुआ? उत्तर प्रदेश में सन 1970 में किस जिले में भूमि हथियाओं आंदोलन हुआ? तो बस्ती में। ठीक है। प्रश्न 38 है कि पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आंदोलन कृषकों से संबंधित था? तो नक्सलवादी आंदोलन। प्रश्न 39 है कि ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किस समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज। प्रश्न 40 है कि पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया जो अनुसूचित जातियों से
अनुसूचित जातियों से हैं तो वो है उच्च। प्रश्न 41 है कि निम्न में समाजशास्त्रियों का कौन सा वर्ग श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों के अध्ययन पर अधिक बल देता है? तो इसमें हो जाएगा बी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल समाजशास्त्री। और सी कह रहा है कि ए जो है इसमें जो सी वाला है मार्क्सवादी समाज, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल समाजशास्त्री, और ये है जो मार्क्सवादी समाजशास्त्री, ये दोनों ही। प्रश्न 42 है कि अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 43 है कि वर्तमान समय में अस्पृश्यों या अनुसूचित उसको बोलेंगे कि मुख्य समस्या है तो वो है आर्थिक सामाजिक, ठीक है, आर्थिक रूप से वो कमजोर है। उसके बाद 44 पे आते हैं कि निम्न में किसी अस्पृश्यता यानी कि जो अनुसूचित जो है का दुष्परिणाम माना जाता है वो कौन है? सामाजिक एकता में बाधक है, सामाजिक में फूट है, अशिक्षा और दरिद्रता में वृद्धि। तो यही सब कारण है अनुसूचित के लिए। उसके बाद 45 है कि वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया? तो ये 4047 स्थान। प्रश्न 46 है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करता है संविधान। तो ये कौन सा अनुच्छेद में होता है? तो 46 में होता है, ठीक है। प्रश्न 47 पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई कब? तो 1971 में। प्रश्न 48 है कि भारत में अनुसूचित जातियों को कहा जाता है अति पिछड़ा जाति और दलित जाति। प्रश्न 49 है कि अस्पृश्यता यानी कि निरोधक अधिनियम को पारित किया गया जून 1955 ईस्वी में। प्रश्न 50 है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठन है भारतीय अनुसूचित जाति समाज संगठन और भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दोनों ही। प्रश्न 51 है कि सन 1935 में सरकार ने किन जातियों की अनुसूचित जातियों का नाम दिया? तो दलित जातियों। प्रश्न 52 है कि इसलिए मैं अनुसूचित जातियों को उन समूह के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ जिनका नाम इन समय लागू अनुसूचित जातियों के आदेशों में है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है G.S. घुरिये का। प्रश्न 53 है कि अपवित्र और घृणित समझे जाने वाले पेशों के आधार पर शूद्र, अत्यंत अछूत, दलित, दस्यु, चंडाल मानी जाने वाली अनुसूचित जातियत की देन जो है जाति व्यवस्था, जात की वजह से ही ऐसा नाम सब दिया गया है। प्रश्न 54 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 2B संबंधित है तो यह है गैर कानूनी बेगर से, ठीक है, गैर कानूनी बेगर से। प्रश्न 55 है कि V.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। प्रश्न 56 है कि हरिजन सेवक संघ द्वारा अनुसूचित जातियों का आयोजन किया जा रहा है शिक्षा के प्रचार प्रसार से। जो हरिजन सेवक संघ द्वारा अनुसूचित जातियों का ये आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न 57 है कि सन 2011 में भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या थी लगभग कितनी थी? तो 20.13 करोड़ थी, ठीक है। प्रश्न 58 है कि निम्न में से किसने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो कौन किया? ज्योतिबा फुले। ये तीसरा बार क्वेश्चन ये आ गया, तो ज्योतिबा फुले। प्रश्न 59 है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसका है? तो ये है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना का श्रेय किसको? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को दिया जा रहा है। हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हो। तो अगर आपको इसका आंसर एग्जैक्ट पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 60 पे कि देश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या दलित अनुसूचित जाति की है? तो है 16.6%। प्रश्न 61 है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? तो 58.74 करोड़। प्रश्न 62 है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। प्रश्न 63 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस सन में मनाया गया? तो सन 1992 ईस्वी में मनाया गया। प्रश्न 64 है कि इंदिरा महिला योजना किस सन में प्रारंभ की गई? तो सन 1995 में।
प्रश्न 65 है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किसने किया? तो श्रीनिवास ने किया। प्रश्न 66 है कि दहेज निरोधक अधिनियम जो है 1961 में निम्न में से किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 1986 में। प्रश्न 67 है कि द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस अल तेकर है। ठीक है। प्रश्न 68 है कि निम्नलिखित में से किसे स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 69 है कि दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ 1961 ईस्वी में। प्रश्न 70 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता जो प्रतिशत था कितना है? तो 64.6%। प्रश्न 71 है कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया 1829 में। प्रश्न 72 है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया? तो 1955 में। प्रश्न 73 है कि विधवा स्त्री जिस प्रथा अनुसार संतान को पैदा कर सकती थी उसे कहते थे नियोग। प्रश्न 74 है कि निम्न में कौन सा अधिनियम विधवा स्त्री को पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाता है? तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। प्रश्न 75 है कि विशेष विवाह अधिनियम 1872 को पास कराने में निम्न में से किसका मुख्य योगदान था? तो केशव चंद्र सेन का। प्रश्न 76 है कि जनसंख्या की समस्या केवल आकार की समस्या ही नहीं बल्कि उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉबिन्स का। प्रश्न 77 है कि राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसकी भूमि, जल, वन और स्थानों, पशु एवं संपत्ति में निहित न होकर उसकी समृद्धि में व सुखों, पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में होती है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है ह्यूपल का। प्रश्न 78 है कि भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषता मानी जाती है जनसंख्या का बढ़ता हुआ घनत्व, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का कम होना, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। ये तीनों जो है ये भारत जनसंख्या की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रश्न 79 है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि का प्रमुख कारण है विवाह की अनिवार्यता, उसके बाद शरणार्थियों का आगमन, मृत्यु दर में कमी। ये तीनों जो कारण है ये भारत में जनसंख्या जो है वो बढ़ने की जो ये प्रमुख कारण है। प्रश्न 80 है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य सबसे आगे है कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है। जनसंख्या के मामले में अगर बात आए तो जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 81 है कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या के संदर्भ में भारत में निम्न में कौन सी परिवार नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए? तो संवैधानिक। प्रश्न 82 है कि भारत में उच्च जन्म दर का प्रमुख कारण है प्रजनन की उच्च दर, शीघ्र विवाह कर देना, संयुक्त परिवार की प्रथा। उसके बाद 83 है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है तो इसमें अधिक जन्म दर और कम मृत्यु दर। प्रश्न 84 है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि है 1.5 करोड़ प्रति वर्ष। ठीक है। 1.5 करोड़ प्रति वर्ष। प्रश्न 85 है कि जनाकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुइलार्ड ने की है। प्रश्न 86 है कि जनाकी का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मालथस को कहा जाता है। ठीक है। मालथस को। प्रश्न 87 है कि जनसंख्या के आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, गतिशीलता, आवास प्रसार, जन घनत्व एवं वितरणादि का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है जननांकी। प्रश्न 88 है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का जन्म घनत्व जो है जन घनत्व जो कितना है? तो 84.63 करोड़। प्रश्न 89 है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 64.73 एवं 64.5 थे। प्रश्न 90 है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व कारक हैं जन्म दर, देशांतरण, मृत्यु दर। प्रश्न 91 है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा जो है वो प्रथम इस्तेमाल किया गया था M.N. श्रीनिवास द्वारा। प्रश्न 92 है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है पैरेटो एवं सेरोकिन से। प्रश्न 93 कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है यह किस समाजशास्त्री का है? तो मैकाइवर का है। प्रश्न 94 किसने कहा था कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में है? लॉर्ड टेनिसन। प्रश्न 95 कि किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि संक्षेप में परिवर्तन पहले अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं फीचर।
प्रश्न 96 है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो मैकाइवर एवं पेज ने दी है। ठीक है, किसने? तो मैकाइवर एवं पेज ने। प्रश्न 97 किसने कहा है कि अपने मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है? तो ये कहे हैं जॉनसन। प्रश्न 98 की सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो ये दी है जॉनसन। प्रश्न 99 है कि किसने कहा है कि मानव क्रियाओं ह्यूमन एक्शन में होने वाले जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन है? तो ये कहे हैं मैरिल एवं एल ड्रज ने। प्रश्न 300 है कि किसने परिभाषित किया है कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि समाज परिवर्तन हो रहा है? तो ये क्या है? मैरिल एंड एल्ड्रिज ने। प्रश्न 301 है कि निम्नलिखित में किन विशेषताओं का उल्लेख गिलबर्ट मूर ने किया? उत्तर का चयन कूटो द्वारा कीजिए। तो इसमें तीनों जो है सही है। परिवर्तन एक अनिवार्य नियम है। परिवर्तन स्वाभाविक ढंग से एवं सामान्य गति से होते हैं। सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। तीनों ही जो है ये गिलबर्ट मूर ने ये विशेषता बताया है। 302 क्वेश्चन है कि मैकाइवर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कितनी प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो 3 प्रकार के। प्रश्न 303 है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन होता? तो रेखीय। प्रश्न 304 है कि किस समाजशास्त्री का मत है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने का कारण होता है? तो ये क्या है? सिरोकेन। प्रश्न 305 है कि निम्नलिखित समाजशास्त्री पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है मैकाइवर एवं पेज, दूसरा जो है हर्बर्ट स्पेंसर और तीसरा जो है हाब हाउस और चौथा जो है ये सिरेकॉन। ये समाजशास्त्री का ये विचार है जो कि सामाजिक परिवर्तन विभिन्न प्रक्रियाओं एवं ढंगों का उल्लेख करने वाले में सम्मिलित है। तो ये चारों लोगों का ये विचार है। प्रश्न 306 है कि किसने कहा है कि सांप्रदायिकता अपने ही जाति समूह के प्रति निष्ठा है, न कि संपूर्ण समाज के प्रति? तो ये कहे हैं रैंडम हाउस डिक्शनरी। प्रश्न 307 है कि निम्न में कौन सांप्रदायिकता का उदाहरण है? तो ये सभी उदाहरण सही है, यानी कि मात्र अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, अन्य धर्मों की संस्कृति को नष्ट करना, विरोधी धर्मानुयायियों पर अत्याचार करना, ये तीनों ही जो कारण है ये सांप्रदायिकता का ये उदाहरण है। प्रश्न 308 है कि भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में तनाव उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है? तो ये सभी कार्य होना, यानी कि गौवध होना, मस्जिद के सामने गाना बजाना, जो मंदिर मस्जिद में तोड़ फोड़ होना, ये तीनों ही जो है ये भारत हिंदू मुसलमान संप्रदायों में तनाव को, मतलब झगड़ा जो है ये उत्पन्न करता है। प्रश्न 9 है कि भारतीय समाज में व्यापक सांप्रदायिकता का उत्तरदायित्व कारक है? धार्मिक असहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। उसके बाद 310 है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो कि अपने धार्मिक या भाषी समूह को एक ऐसे पृथक यानी कि अलग राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूह से अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। तो ये कथन है स्मिथ का। प्रश्न 11 है कि भारत में सांप्रदायिकता ने इनमें में से कौन से दुष्प्रभाव स्पष्ट किया है? तो तनाव, घृणा एवं संघर्ष, भावात्मक एकता को खतरा, राजनीतिक अस्थिरता, ये सभी।